हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम शानदार हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया जिसका मैंने जनरली देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में या तो गलत आंसर देते हैं या फिर आंसर सही तो बता देते हैं लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता होता, या हम ये कह सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क क्या फ्रेम पर डिपेंड करता है। अगर हम स्पेस में अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से इंटरनल फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करें तो हर रेफरेंस फ्रेम में क्या उस वर्क की वैल्यू डिफरेंट आएगी? बताइए आपका आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके। मैं आपको बता दूं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस दुनिया के हर फ्रेम में सेम आएगा। कैसा लगा? थोड़ा शॉक लगा क्या? हाँ भाई, सेम आएगा। इंटरनल फोर्सेस का वर्क फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। और अब हम इसी का मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस स्टेटमेंट के बाद ऐसे कई सारे फोर्सेस जिनके बारे में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि उनका टोटल वर्क पूरे सिस्टम पर जीरो होने वाला है। तो क्या है वो राज? पहली बार में तो मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यार, ये इंटरनल फोर्स का मतलब क्या है? मैं कह सकता हूं ऐसे फोर्सेस जिनका एक्शन एज वेल एज रिएक्शन, मतलब जो फोर्सेस का पेयर है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो सिस्टम का ही पार्ट हो। मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों अगर सिस्टम के अंदर ही हैं तो हम उन्हें इंटरनल फोर्सेस कह सकते हैं। इज इट करेक्ट? लेट्स सी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट कि मेरे पास यहां पर एक सिस्टम है और सपोज इस सिस्टम के अंदर मैंने यहां पे दो पार्टिकल कंसिडर किए, पार्टिकल 1 एंड 2। पार्टिकल 2 ने 1 पे जो फोर्स लगाया, सपोज दिस इज F1, ठीक, और पार्टिकल 1 ने 2 पे जो फोर्स लगाया, दिस इज F2। क्लियर? मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि इफ आई से दैट कि F1 जो है ना वो एक्शन है। F1 क्या है? एक्शन। तो मैं ये कह सकता हूं F2 पेयर है उसी का, तो ये रिएक्शन होगा। रिकॉल करो एक बार न्यूटन्स थर्ड लॉ। F1 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन 1, और F2 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2। तो आप जरा देखिए, अगर मैं इस पूरे को सिस्टम बोलता हूं तो यहां पर एक्शन और रिएक्शन दोनों ही इस सिस्टम के अंदर हैं। मतलब मैं यहां पर F1 और F2 को मिला करके इस पूरे को इंटरनल फोर्स बोल सकता हूं। क्या ये बात क्लियर है? अब आपको मैंने जैसे ही बोला इंटरनल फोर्स, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के याद करो। इंटरनल फोर्सेस में यहां पर एक्शन और रिएक्शन क्या इक्वल एंड अपोजिट होंगे? कैन आई से दैट? सुनना ध्यान से। इक्वल एंड अपोजिट बोलने का मतलब है क्या मैं यहां पर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर की वैल्यू 0 लिख सकता हूं? क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। याद करिए न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं F1 प्लस F2 का वेक्टर समेशन क्या होगा? 0। मतलब यहां से एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं कि जो F1 वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ F2 वेक्टर। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल फोर्सेस का मतलब क्या है। लेकिन हेडिंग पढ़िए जल्दी से, क्या लिखी हुई है? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, मतलब वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। सपोज यहां पर जो ये पॉइंट 1 है इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ एंड दैट इज ds1। ओके, और सपोज पॉइंट 2 जो है उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ और इसे मैंने बोला ds2। ये ds1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1, और ds2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2। आई एम कंसिडरिंग इट फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल, इसलिए आप देख पा रहे होंगे मैंने डिस्प्लेसमेंट को ds1 लिखा है। d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है। तो एक बात बताइएगा, फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय एक्शन कितना होगा? मैं यहां पे लिख सकता हूं वर्क डन बाय एक्शन होगा F1 वेक्टर, अगर आप बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं
डॉट ds1 वेक्टर। इसी तरीके से सिमिलरली इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द वर्क डन बाय रिएक्शन, दैट इज f2 वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर। ये जो आपने लिखा है ना, ये बोलूंगा वर्क डन बाय एक्शन, और ये जो सेकंड टर्म आपने लिखा है इसे मैं बोलूंगा द वर्क डन बाय रिएक्शन। इफ आई से दैट द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, तो इसका मतलब है कि मुझे वर्क डन बाय एक्शन और रिएक्शन को ऐड करना होगा। मतलब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि अगर मुझसे वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स बोला गया तो दैट विल बी द समेशन ऑफ dw1 प्लस dw2। क्लियर है भाई सभी को? क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं? अब देखिएगा जैसे आप यहां पर ऐड करेंगे तो आप इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे f1 वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर। देखिए यहां तक तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ना? मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ आ गया होगा। जरा एक बात बताइएगा, क्या मैं f2 को इन टर्म्स ऑफ f1 लिख पाऊंगा? क्या मैं f2 की वैल्यू को माइनस ऑफ f1 लिख सकता हूं? तो जल्दी से यहां पर इस टर्म को रिप्लेस करिए, तो आप देखिएगा इस एक्सप्रेशन में आप क्या लिखेंगे, f1 वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर। f2 को मैंने लिखा माइनस ऑफ f1 डॉट ds2 वेक्टर। क्लियर? अब यहां पर f1 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये टर्म बनता है ds1 वेक्टर माइनस ऑफ ds2 वेक्टर। अब यहां से जरा ध्यान से देखिए ये टर्म क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2। और अगर आपको रिलेटिव मोशन की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इस स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये जो टर्म मैंने लिखा है इसको लिखा जा सकता है f1 वेक्टर डॉट ds1 विद रेस्पेक्ट टू 2। पहले ऑब्जर्व करिए, क्या ये सभी को क्लियरली समझ आ गया? पहले ये देखिए, दिस इज अ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क है उसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं f1 डॉट दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। प्लस सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पर बैठ के अगर हम 1 को देखते हैं, 2 पर बैठ के अगर हम 1 को देखते हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो ये टर्म लिखा हुआ है। मतलब दिस इज व्हाट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। आई होप कि यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आते हैं मुद्दे की बात पर। यह है टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। मुझे एक बात बताइएगा, क्या फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है? नहीं, फोर्स इज अ फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ये वाला जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, तो ये तो आपको देखते ही समझ में आ गया कि यार ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये तो फ्रेम इंडिपेंडेंट है। और इस क्वांटिटी को जरा देखिए, ये भी फ्रेम इंडिपेंडेंट है। आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम से निकालिए, दुनिया के हर रेफरेंस फ्रेम में ये क्वांटिटी क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि तुमने यहां पर इसका फ्रेम पहले ही डिसाइड कर दिया। तुमने बोल दिया कि मुझे यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 इन फ्रेम ऑफ 2 ही चाहिए, मतलब आप ऑलरेडी यहां पे फ्रेम फाइनल कर चुके। तो आप स्पेस में किसी भी फ्रेम में ये क्वांटिटी निकालिए, ये क्वांटिटी हर फ्रेम में क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है दिस इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। अब देखिए, इंटरनल फोर्सेस वर्क कर सकते हैं, हां कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल फोर्सेस का वर्क तभी होगा जब बॉडी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। अगर यहां पर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट मूव नहीं किया, मतलब मैं उस सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल पर बैठ के दूसरे पार्टिकल को ऑब्जर्व करता हूं और उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब है इंटरनल फोर्सेस का वर्क नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग बात, मुद्दे की बात ये समझ में आ रही है कि ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है ये फ्रेम से इंडिपेंडेंट हो चुकी है। आप स्पेस में दुनिया के किसी भी रेफरेंस फ्रेम में चले जाइएगा, टोटल वर्क जो है ना वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला टर्म आपने क्या लिखा था, व्हाट इज दिस,
दिस इज अ वर्क डन बाय एक्शन, ये है वर्क डन बाय एक्शन, और ये टर्म क्या था, दैट वाज द वर्क डन बाय रिएक्शन। अगर मैं इंडिपेंडेंटली एक्शन की बात करूं, मैं आपसे पूछूं क्या एक्शन का वर्क फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है? यस, क्योंकि जब आप एक्शन का वर्क लिख रहे हैं तो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट वन दुनिया के अलग अलग फ्रेम में अलग अलग आएगा। एक्शन का वर्क फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन का वर्क फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, बट वेन एवर आई टॉक अबाउट इंटरनल फोर्स, देन इसका मतलब ये हुआ कि आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन प्लस रिएक्शन का टोटल वर्क। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये टोटल वर्क दुनिया के हर फ्रेम में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इस पॉइंट को हमें नोट डाउन करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो कि कई बार अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करने वाला है। तो चलिए मैं उस पॉइंट को जल्दी से आपको नोट डाउन करवा देता हूं। मैंने ऑलरेडी उस पॉइंट को स्क्रीन पर लिख करके रखा हुआ है, जिससे मैं आपके टाइम को सेव कर पाऊं। देखिए वही स्टेटमेंट जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, द वर्क डन बाय एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अ फोर्स is independent of the choice of reference frame. क्लियर? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन मतलब क्या, इंटरनल फोर्सेस का वर्क दुनिया के हर फ्रेम में सेम है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम है। क्लियर है बात? तो फाइनली अगर मैं इतनी देर के बाद कंक्लूजन निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि इंटरनल फोर्सेस वर्क कब करेंगे, जल्दी बताइए। इंटरनल फोर्सेस वर्क तभी करेंगे जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इस स्टेटमेंट के बाद मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जिनका टोटल वर्क ना पूरे सिस्टम पर हमेशा जीरो आएगा। हाँ, क्या बोला मैंने? जीरो आएगा। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन देखिए आगे पढ़िए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, जल्दी से फटाफट पढ़िए। टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो। टोटल वर्क, अगर मैंने टोटल वर्क लिख दिया तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा, टोटल का मतलब है वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन ऑन अ होल सिस्टम विल ऑलवेज बी जीरो अगर रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। आपने एक कॉन्सेप्ट यूज तो किया है। अगर आप एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ करके आए हुए हैं और वहां पे आपको जब कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ाया गया था तो वहां पे आपको बताया गया था कि पूरे सिस्टम पे समेशन ऑफ टी डॉट एक्स को जीरो कर दीजिएगा। वर्चुअल वर्क मेथड जरा याद करिए। आज मैं उसका प्रूफ देने जा रहा हूं। पूरे सिस्टम पर टेंशन का टोटल वर्क जीरो आएगा अगर वो रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, मतलब उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो कैसे? देखिएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने रोप कंसीडर किया, ठीक, मैंने यहां पर इस सेक्शन पे बात कर रहा हूं, मैंने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया जस्ट इस सेक्शन के इधर, इसको मैंने बोला पॉइंट 1, और इस सेक्शन के इधर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, दिस इज अ पॉइंट 2। ठीक, मैंने यहां पे रोप के दो हिस्से कंसीडर किए हैं, एक रोप के इधर और एक रोप के इधर। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट 1 है वो पॉइंट 2 पर कितना वर्क करेगा, या जो पॉइंट 2 है वो पॉइंट 1 पर कितना वर्क करेगा, एक बात बताइएगा। मैं यहां पर अगर आपसे ये सवाल पूछूं, क्या पॉइंट 1 और 2 के बीच का ये जो गैप है वो चेंज होगा? क्या ये गैप चेंज होगा? मैं चाहे इस रोप पर किसी भी हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा लूं, किसी भी डायरेक्शन में फोर्सेस लगा लूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने आगे की तरफ एक फोर्स F1 लगा दिया, पीछे की तरफ एक फोर्स F2 लगा दिया, मुझे बस ये बता दीजिए कि यहां पर इन दो पॉइंट्स के बीच का गैप चेंज होगा क्या? नहीं होगा। और अगर गैप चेंज नहीं हो रहा तो कैन आई से दैट कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विल बी द जीरो, क्योंकि रस्सी है आपकी इनएक्सटेंसिबल। तो यहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं जनाब कि यहां पर इंटरनल फोर्स वर्क ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉइंट 1 पे बैठ के जब तुम 2 को देखोगे तो 2 हमेशा तुम्हें सेम डिस्टेंस पे दिखाई देगा, क्योंकि रस्सी की लेंथ चेंज नहीं हो रही है। क्या बोला मैंने? क्लिक किया? यह है मेन रीजन। अगर ये रस्सी स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही होती, मतलब इलास्टिक स्ट्रिंग होती, और इलास्टिक स्ट्रिंग को आप समझ पा रहे होंगे, एक ऐसी रस्सी जिसकी लेंथ चेंज हो सकती है, उस पर जब आप फोर्स लगाते तो वहां पर पॉइंट 1 और 2 के बीच का गैप चेंज होता, और वहां पे गैप चेंज होता तो डेफिनेटली वहां पे वर्क होता। और आपको याद होगा स्प्रिंग फोर्स,
का वर्क आपने कैलकुलेट किया है, इसलिए तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क होता है भाई, क्योंकि वहां पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो रिलेटिव गैप है वो चेंज होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं यहां पर बोल सकता हूं, मैं जब इसका FBD बनाऊं तो मैं कहूंगा इधर टेंशन लगेगी, और जब इधर वाले पोर्शन का FBD बनाऊं तो मैं कहूंगा इधर टेंशन लगेगी। अगर मैंने कहा कि बेटा ये एक्शन है और मैंने कहा ये रिएक्शन है, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये गैप हमेशा कांस्टेंट है। तो फोर्स तो है लेकिन टेंशन वर्क नहीं कर पाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क जीरो आएगा। Whenever I say total, तो इसका मतलब है you have to consider the work done by action as well as reaction. क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ो। ऐसी कुछ और खास फोर्सेस हैं, थोड़े से एक्साइटेड हैं कि जिनका वर्क पूरे सिस्टम पे जीरो होगा। यस, देखिएगा अगला नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए जल्दी, बहुत ही फेमस फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स ऑन द होल सिस्टम will always be zero. नॉर्मल का टोटल वर्क, मतलब whenever I say total मतलब एक्शन प्लस रिएक्शन इज ऑलवेज जीरो। शर्त ये है कि जहां पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है वहां पे वो बॉडी जो है वो रिजिड बॉडीज होनी चाहिए। रिजिड बॉडीज का मतलब बॉडी की जो शेप और साइज है उसमें अगर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो हमेशा ऐसा होगा भाई। हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा है, जरा देखिएगा ध्यान से, बताता हूं आपको। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, काफी फैमिलियर होंगे इस एग्जांपल से, या इससे मिलते जुलते एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। मान लीजिए मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स F लगाया, ये नीचे वाली सरफेस स्मूथ है और सपोज ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट करने लगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं M1 को ऑब्जर्व करिए, नॉर्मल में इंटरेस्टेड हूं तो M1 पे नॉर्मल फोर्स M2 की वजह से इधर लग रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं M2 की बात करूं, M2 यस, तो इस पे नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा। इफ आई से दैट कि ये भैया एक्शन है, इफ आई से दैट कि ये उसका रिएक्शन है, क्लियर। एक बात बताइएगा, इस ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया, ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस एक्शन का वर्क कितना होगा, मतलब कितना, मतलब आप मुझे बस साइन बता दीजिए कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। M1 को ऑब्जर्व करो, कहां गया आगे, फोर्स कहां लगा पीछे, यस और नो, डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स पीछे, तो बताओ N1 के द्वारा, मतलब इस एक्शन के द्वारा इस पे जो वर्क हुआ वो क्या होगा, नेगेटिव, क्लियर। नॉर्मल का वर्क इस ब्लॉक पर नेगेटिव आया। इफ आई विल आस्क यू कि नॉर्मल का वर्क M2 ब्लॉक पर क्या आएगा, तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा ये वर्क पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे है और फोर्स भी आगे के डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पर नॉर्मल का वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन मैं एक बात गारंटी से बोल सकता हूं कि जितना यहां पे पॉजिटिव वर्क हुआ है उतना ही यहां पे नेगेटिव वर्क हुआ होगा भाई, क्योंकि यहां पर इन दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में है और ये रिजिड बॉडीज हैं, यहां पे शेप चेंज नहीं हो सकती। क्या बोल दिया मैंने, क्लिक नहीं किया, सुनिए देखिए ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज मैंने बॉडी 1 पर जस्ट इस इंटरफेस के इधर एक पॉइंट कंसीडर किया 1, और बॉडी 2 पर यहां पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया 2। मुझे एक बात बताइएगा, क्या इन दो पॉइंट्स के बीच का ये गैप कभी चेंज होगा क्या पॉइंट 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 कभी मूव करेगा क्या? नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिजिड बॉडीज हैं। रिजिड बॉडीज हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताएगा, इफ आई विल आस्क यू कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, देन व्हाट विल यू से? दिस विल बी 0। यस, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0, इसलिए टोटल वर्क डन 0। क्या बात है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक्शन का वर्क दुनिया के अलग अलग फ्रेम में अलग अलग आएगा, रिएक्शन का वर्क भी दुनिया के अलग अलग फ्रेम में अलग अलग आएगा, लेकिन जब इन दोनों का आप समेशन करेंगे तो हमेशा 0 हो जाएगा। मतलब जितना नॉर्मल वर्क किसी गिवन बॉडी पर पॉजिटिव वर्क करेगा उतना ही नॉर्मल किसी दूसरे बॉडी पर नेगेटिव वर्क करेगा। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं और आपने अगर वर्क एनर्जी थ्योरम किसी एक इंडिविजुअल बॉडी पे ना लगा के पूरे बॉडी पे लगा दी ना, तो आप उसमें
नॉर्मल के वर्क से बच के निकल जाएंगे। जब हम आगे वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का डिस्कशन कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर हम इन सब चीजों का, इन टूल्स का बहुत बेनिफिट उठाते हैं। क्योंकि जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे सिस्टम पे लगाऊंगा तो मैं डायरेक्टली बोल पाऊंगा कि देयर इज नो वर्क डन बाय द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द होल सिस्टम। क्लियर? पक्का समझ तो आ रहा होगा। आई होप कि यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। ठीक, चलिए एक और ऐसा ही फोर्स जिसका वर्क हर हमेशा जीरो आता है, सोचिए, गैस करिए कि वो फोर्स कौन सा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। हमेशा जीरो आता है। यस, टोटल वर्क पूरे सिस्टम पर टेंशन नॉर्मल का हो चुका है, लेकिन एक और ऐसा फोर्स है, बहुत फैमिलियर है उस फोर्स से, कई बार आपने उसकी चर्चा करी है, जो वक्त वक्त पे अपना रंग बदलता रहता है। इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कुछ क्लिक किया? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यस, मुझे लग रहा है आप सही सोच रहे हैं। बिल्कुल, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपके पीछे, द टोटल वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन होल सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। पूरे सिस्टम पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा जीरो होगा। और ये आप समझ सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती। और अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही तो एक पॉइंट पर बैठ के जब आप दूसरे पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। और मैं वही लॉजिक जो मैंने अभी प्रीवियस दो एग्जांपल में लिया, मैं यहां भी ले सकता हूं कि यहां भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 जीरो ही आएगा। क्या बोला मैंने? लेट्स सी, देखते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। सपोज दिस इज अ ब्लॉक, इसका मास है कैपिटल M, और यहां पर एक अनदर ब्लॉक जिसका मास है स्मॉल m। आपने फोर्स F लगाया नीचे वाले ब्लॉक पर। ठीक, ये बोथ ऑफ द ब्लॉक्स सपोज एक स्मूथ सरफेस पर रखे हुए। कहां रखे हुए? स्मूथ सरफेस पे। लेकिन यहां पर स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में फ्रिक्शन है भाई। मतलब जो सरफेस है ना, दिस इज रफ, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन अ स्मॉल m एंड कैपिटल M। हमने फोर्स लगाया और सपोज मैं कुछ देर बाद की बात कर रहा हूं कि जो बॉडी है वो डिस्प्लेस होकर के आगे पहुंच गई। ठीक, जैसा कि आपने बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो मैं ये तो बोल ही सकता हूं कि यहां पे देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। तो सोचिएगा जनाब, देखिए अगर मैं यहां पर एक पॉइंट मार्क करता हूं और उसे बोलता हूं 1, और मैं यहां पर एक पॉइंट मार्क करता हूं और इसको बोलता हूं 2, पॉइंट 1 जस्ट ऊपर वाले के सरफेस के ऊपर और पॉइंट 2 जस्ट नीचे वाले प्लैंक के सरफेस के ऊपर। एक बात बताना, 1 पे बैठ के जब आप 2 को देखेंगे, 1 पे बैठ के जब आप 2 को देखेंगे या फिर 2 पे बैठ करके जब आप 1 को देखेंगे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये दोनों पॉइंट हमेशा एक ही लाइन में रहेंगे? क्योंकि जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही तभी तो फ्रिक्शन लग रहा है, वो भी स्टैटिक वाला। और स्टैटिक लग रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दो पॉइंट्स के बीच का ये जो गैप है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बोथ ऑफ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पूरे सिस्टम पे जीरो हो जाएगा जनाब। हाँ, सही बोल रहा हूं मैं। देखिएगा ध्यान से, एक बात बताइएगा, अगर मैंने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो ऊपर वाला ब्लॉक साथ साथ जा रहा है, तो आपको शायद इतना तो समझ में आ रहा होगा कि इस ऊपर वाले ब्लॉक को कौन लेकर के जा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लेकर के जा रहा है। तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो जल्दी से बताइए कि ऊपर वाले ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या हुआ? पॉजिटिव। कैन आई से दैट कि उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है? सेम है। सिमिलरली इफ आई विल आस्क यू कि ये बताइए कि फ्रिक्शन का वर्क नीचे वाले पर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, यस और नो। और इसका भी डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है तो इस पर नेगेटिव वर्क होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी गिवन ब्लॉक पर पॉजिटिव वर्क कर सकता है, किसी दूसरे ब्लॉक पर नेगेटिव वर्क कर सकता है, बट व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द टोटल वर्क डन, तो गारंटी है कि पूरे सिस्टम पर जीरो ही आएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लगता ही तब है जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती। और हम ये जानते हैं कि इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क है,
इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क है वो होता ही तब है जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो, और हमने पहले ही बोल दिया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। तो पूरे सिस्टम पर हमेशा याद रखिएगा। आई होप कि ये बात आपको क्लिक कर गई होगी। क्लियर? अब एक और खास फोर्स, सोचिए मैं अब किस फोर्स की चर्चा करने जा रहा हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन का ही भाई है। यस, काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क पूरे सिस्टम पर जीरो आएगा, तो जनाब मैं आपको बता देता हूं कि जीरो नहीं आएगा। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क पूरे सिस्टम पर हमेशा नेगेटिव होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन किसी एक ब्लॉक पे पॉजिटिव वर्क कर सकता है, किसी दूसरे ब्लॉक पे नेगेटिव वर्क कर सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द टोटल वर्क डन, मतलब वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन, तो पूरे सिस्टम पर वो वर्क हमेशा नेगेटिव ही होगा। मैंने क्या बोल दिया? नेगेटिव। जरा देखिएगा। वैसे तो आपको ये बात शायद क्लिक कर गई होगी कि मैंने नेगेटिव क्यों बोला, क्योंकि आप याद करो जब आपने काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा था तो वहां पे आपको बताया गया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और अगर रिलेटिव मोशन को अपोज करता है तो गारंटी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा। और अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है तो सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच का एंगल 180 हो गया और cos 180 की वैल्यू -1 हो गई जनाब, तो वर्क डन नेगेटिव ही आना है। बहुत ही मुद्दे की बात है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है, और कई बार जेई में इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या है? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव ऑन द होल सिस्टम। यस यस, एंड इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं। ये प्लैंक, ये इसके ऊपर ब्लॉक, ठीक, कुछ इसके ऊपर फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं जिनकी वजह से ये मूव कर रहे हैं, और यहां पर ये वाली सरफेस रफ है। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये आपके लिए इनिशियल सिचुएशन है और ये आपके लिए फाइनल सिचुएशन है, और यहां पर प्लैंक और ब्लॉक के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हुई है। पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्लॉक है वो प्लैंक के इस एंड पॉइंट पे था, और कुछ देर बाद ये ब्लॉक जो है वो यहां पहुंच चुका है। ठीक, तो इतना तो तय हो चुका है कि यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग हुई है। ठीक, अब मैं अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछूं कि भैया ये बताइए, मान लेते हैं कि इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया होगा, ऊपर वाले ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स जो कि उसके हेल्प कर रहा है आगे ले जाने में। तो एक बात बताइए, ऊपर वाला ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। और प्लैंक पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। क्लियर है मेरी बात? ठीक, अगर मैं आपसे यहां पर ये सवाल पूछूं कि मुझे ये बताइए कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m क्या होगा? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द स्मॉल m क्या होगा? तो देखिए यार, ये फ्रिक्शन पीछे लगा, और अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ग्राउंड फ्रेम में, तो देखिए ये प्लैंक खुद आगे गया x1, और ब्लॉक प्लैंक के फ्रेम में कितना आगे गया? x2। तो मेरे हिसाब से ग्राउंड फ्रेम में ये कितना आगे गया? x1 प्लस x2। तो बताइए क्या वर्क डन लिखेंगे आप? मैं अगर ये बोलूं Fk, दिस इज अ फोर्स, मैं फोर्स की वैल्यू नहीं लिख रहा, उसको Fk लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा x1 प्लस x2। मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया ये आपको समझ आ गया होगा। ये x1 प्लस x2 क्या है? दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ब्लॉक। क्लियर? इसी तरीके से जनाब अगर मैं आपसे पूछूं प्लैंक पे कितना वर्क हुआ, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम में x1 है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं Fk इंटू x1। ओके, अगर मैं इसको एक्शन बोलता हूं तो ये उसका क्या है? रिएक्शन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं टोटल वर्क, क्या पूछूं? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए आप इनका क्या करेंगे? समेशन। तो अगर टोटल वर्क पूछा जा रहा है तो आप इन दोनों का समेशन कर दीजिए। जब आप समेशन करेंगे तो ऑब्जर्व करिए कि टोटल वर्क क्या आ रहा है? Fk इंटू x2, और ये आना था। इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत थी? मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए मैं धीरे धीरे मूव कर रहा था, आराम से एक एक स्टेप लिख करके बता रहा हूं। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको टोटल वर्क कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से इंडिविजुअल दोनों फोर्सेस के वर्क लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है भाई। ये तो हम प्रूफ ही कर चुके हैं कि टोटल वर्क सिर्फ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और ऊपर वाला ब्लॉक प्लैंक के रिलेटिव कितना आगे मूव किया है? x2 आगे मूव किया है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो टोटल वर्क डन आएगा
वो आएगा एफ के इंटू x2 और ये नेगेटिव साइन आप देख पा रहे हैं। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये जो टोटल वर्क है ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। मतलब समझ आ गया होगा आपको, ये काइनेटिक फ्रिक्शन किसी एक इंडिविजुअल ब्लॉक पर आइदर पॉजिटिव वर्क कर सकता है, किसी और ब्लॉक पर नेगेटिव वर्क कर सकता है, लेकिन हमेशा नेगेटिव का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव से ज्यादा होगा, तभी तो टोटल वर्क डन पूरे सिस्टम पर जीरो निकल करके आएगा। आई होप कि यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। और मैंने आज कुछ खास फोर्सेस की बात करी, इन स्टेटमेंट्स को याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाकर के वर्क एनर्जी थ्योरम में जब हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं जहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम हम किसी सिस्टम पे लगाते हैं और उस सिस्टम के अंदर मोर देन वन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तो वहां पर ये टूल आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपने ये स्टेप्स याद रखे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। ओके, क्लियर है बात? तो एक बार जल्दी से फटाफट मैं बाइंड अप करता हूं कि मैंने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया। इंटरनल फोर्सेस का वर्क दुनिया के हर फ्रेम में सेम रहेगा। ये वर्क सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पहली बात। दूसरा, टेंशन, स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का टोटल वर्क, मतलब वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन विल ऑलवेज बी जीरो। एंड द लास्ट स्टेटमेंट कि काइनेटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क पूरे सिस्टम पर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर बाइंड अप करते हैं, और ऐसे ही इस सीरीज में और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के डिमांड है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं ऐसे फिजिक्स के फंडामेंटल टॉपिक्स को कवर करूं जिसके बारे में हमें या तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती या फिर हमें सही तरीके से उनके करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं पता होते, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो और बेहतर हो पाए और जेईई जैसे एग्जाम्स आप बहुत शानदार रैंक से क्रैक कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच।